हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक सीरीज, जहाँ पे आज हम लोग एमाइंस की दूसरी वीडियो कंप्लीट कर रहे होंगे। मतलब कि आज एमाइंस आपका खत्म हो जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितना भी रिएक्शन वाला पार्ट था वो आपका आज खत्म हो जाता है। इसके बाद बस एक थियोरेटिकल चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स बचेगा, जिसको मैं करवा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो मतलब आज के बाद आपकी एक वीडियो, और अगर टाइम बचा, क्योंकि मेरे सेमेस्टर से 18 से, तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं जो आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला पार्ट है उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आगे और कुछ शायद ही पढ़ा पाऊँ, क्योंकि 18 अप्रैल से मेरे सेमेस्टर। ठीक है, तो इसके बाद आपको इस जो सीरीज़ है उसको कैसे फॉलो करना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कि कैसे किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो और अच्छे से अपनी रिविजन कर सकते हो। तो बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जैसे कि हम लोग रिएक्शन कॉपी के थ्रू एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट की वीडियोज़ में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इस रिएक्शन तक। आज हम लोग को 9 नंबर रिएक्शन को देखना था। ठीक है, तो जैसे ही आप 9 नंबर रिएक्शन देखते हो, आपको क्या दिखता है कि यहाँ पे एक एमाइन है। ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ है? एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड हैलाइड जिसको आप बोलते हो उसके साथ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बेस दिया गया है। ठीक है, तो जैसे आप ये रिएक्शन देखते हो, आपको क्या दिखा कि एमाइंस का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ हुआ है। तो जैसे ही आपने एसाइल क्लोराइड बोला, आपके दिमाग में आएगा कि अरे ये तो एसाइलेशन रिएक्शन है, जहाँ पे क्या करते थे हम लोग, जो एसाइल ग्रुप है उसका यूज़ करते थे प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? तो ये जो आपको दिख रहा है ना, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब कि अगर कहीं भी आपको ये ग्रुप दिखता है RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसको हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और इसी ग्रुप का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। तो पहले तो आपने समझा कि एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? RC डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। कैसे आपने पहचाना? जैसे आपने देखा कि एक एमाइन है और उसका रिएक्शन एसाइल ग्रुप वाले किसी कंपाउंड के साथ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपका एसाइल क्लोराइड है, नीचे जाओगे तो ये भी एसाइल क्लोराइड है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एनहाइड्राइड है, लेकिन इसमें भी आपको RC डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप दिख रहा है। तो ये ग्रुप देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले तो रिएक्शन का नाम आपने पहचान लिया। उसके बाद प्रोडक्ट कैसे बनाना है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, और उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। तो मैंने बोला कि इसमें आपको क्या यूज़ करना होगा? एसाइल ग्रुप यूज़ करना होगा। तो पहचानना कैसे? आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड दिया गया है उसमें से RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को निकालना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एमाइन जो आपको दिया गया है उस एमाइन से एक हाइड्रोजन को हटाना है और इस एसाइल ग्रुप को उसमें लगा देना है। ठीक है, और वो जो H आप हटाओगे उसको आप जो बचे हुए पार्ट से रिएक्शन करवा के उसका एक अलग कंपाउंड बना दोगे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या करोगे आप? तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखा RC डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप है। फिर आपने यहाँ से एक H हटाया और उस H के जगह पे इस कार्बन से आप उसको जोड़ दोगे, तो ये आपका बन जाएगा ऐसा C2H5N। यहाँ से आपने H हटाया था तो यहाँ पे आपने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और इस N के पास एक H पहले से था तो उस H को यहीं लिखोगे। अच्छा, तो ये बन गया आपका। तो ये असली में क्या बना है? आपका एमाइड बन गया। तो एमाइन से एमाइड बन जाता है एसाइलेशन में। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन के आ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि एसाइलेशन रिएक्शन में क्या बनता है? तो एसाइलेशन रिएक्शन में एमाइड बनता है एमाइन से। ठीक है, अच्छा कैसे करना था आप समझ गए। आपने देखा सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, एमाइन से एक H हटाया और इस कार्बन से उस N को जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा अगला रिएक्शन देखते हैं। वैसे तो आपने यहाँ भी देखा कि इसमें भी क्या है, एमाइन आपके पास है। ठीक है, इसके पास भी एक H है, तो H होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन में 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइंस आपको मिलेगा, 3 डिग्री जल्दी नहीं मिलेगा। उसके बाद इस वाले रिएक्शन में भी देख रहे हो तो सेम चीज़ है, इसमें से भी आप RC डबल बॉन्ड O ग्रुप निकालोगे, इस H को हटाओगे और यहाँ लगा दोगे। तो अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, C2H5N C2H5, एक H आपने यहाँ से हटा दिया ये वाला, तो ये खाली हो गया। इसमें आपने क्या जोड़ दिया? RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को जोड़ दिया C से, तो C डबल बॉन्ड O CH। ठीक है, तो कौन से C से जोड़ रहे हो ये ध्यान देना, ये C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से आपको जोड़ना है। ठीक है, ये नहीं कि CH3 से जोड़ दिया। ठीक है, हमेशा जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है उससे आपको जोड़ना है, तभी आपका एमाइड बनेगा। अच्छा अगला रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एमाइन दिख रहा है, बस फर्क क्या था, यहाँ पे आपका एलिफेटिक एमाइन था, ये वाला आपका एरोमेटिक एमाइन है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इस बार क्या दिख रहा है? इस बार एसाइल क्लोराइड नहीं दिख रहा है, आपको इस बार एनहाइड्राइड दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सेम चीज़ करना पड़ता है, मतलब एसाइलेशन रिएक्शन ही करना है। इसमें आपको बस RC डबल बॉन्ड O ग्रुप निकालना है। तो या तो आप ये वाला ग्रुप निकाल लो या तो आप ये वाला ग्रुप निकाल लो, कोई भी एक ग्रुप निकाल सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस कार्बन से इसको जोड़ देना है। तो बना के देखते हैं, C6H5N H2 था तो एक H निकाल दोगे तो एक ही H बचेगा, और उससे आपने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O CH3 को। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट था आपका, ये वाला पार्ट बचा रह गया, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपने एक H निकाला था तो उस H को यहाँ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो इसमें बाकी सब में क्या बना था? HCl बना था, क्योंकि यहाँ Cl बचा हुआ था और यहाँ से H निकाल के आपने Cl के साथ लगा दिया तो HCl बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया? आपका एक एसिटिक एसिड बन गया, क्योंकि इस केस में बचा क्या था? CH3C डबल बॉन्ड O और H लगा दिया तो आपका क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। इस तरीके से आपको करना है। आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको फिर से एमाइन दिख रहा है
और इसका रिएक्शन इस बार किसके साथ हुआ है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। अब क्योंकि इसका रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ हो रहा है तो इसमें आपको देखते ही याद आना चाहिए कि इस रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन रिएक्शन, मतलब अभी तक है ये भी एसाइलेशन रिएक्शन ही है, बस इसका स्पेसिफिक हमने नाम दे दिया बेंजोइलेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, बनाना सेम जिस तरीके से आपने उसमें ऊपर बनाया था वैसे ही आपको सेम बनाना है, बस देखना क्या है इसमें आपको RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को ढूंढना है। तो ये रहा आपका RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपको C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से N के साथ जोड़ देना है। तो अगर मैं बना के दिखाऊं तो CH3N, H2 था तो H हो जाएगा क्योंकि एक H आपने निकाल दिया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से जोड़ दोगे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C6H5 है तो C6, ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। उसके बाद जो Cl था उसके साथ H जुड़ के HCl भी बना लेगा। तो इस तरीके से आपको इन चारों रिएक्शन को करना था, जिसमें आपको मेन देखना था RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसको एक H हटा के N के साथ जोड़ देना था। एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगर स्पेसिफिकली बेंजोइल क्लोराइड है तो उसको बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलेंगे। बनता सब में एमाइड है, ठीक है। अगर मैं अब NCERT खोल के आपको दिखाऊं इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन आपने सारे देख लिए, इसमें सब में देखो आपको एमाइड बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में हमने बेंजोइलेशन रिएक्शन देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि एमाइंस जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो उस रिएक्शन को हम लोग बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें आपका क्या बन रहा था, N मिथाइल बेंजामाइड बना था। डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे क्या है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो वो आपको देखना है। उसके बाद ये मैंने बोला था आपको कि एक H को RC डबल बॉन्ड O ग्रुप से रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसमें आपको मेनली क्या दिखा, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करते हुए दिखा, क्योंकि आपने देखा था इसमें H को रिप्लेस करना है। अगर आप 3 डिग्री अमाइन के पास जाओगे तो उसके पास H ही नहीं होगा, तो कहाँ से रिप्लेस करोगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन की बात की है। किस टाइप का रिएक्शन था, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप से H को हटा देते, तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिमाग में आते ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिमाग में आता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें आपने क्या किया था, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया था एसाइल ग्रुप से। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या बनता है, तो एमाइड बनता है, ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। अगर आप ध्यान से देखो जितने भी रिएक्शन हमने किए थे तो यहाँ पे बेस लिखा हुआ था, बेस या फिर पिरिडीन भी आपका एक बेस है। तो यहाँ पे बेस क्यों यूज़ करते हैं, या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि पिरिडीन ही क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा कि हमें हमेशा इस रिएक्शन में एक ऐसा बेस यूज़ करना पड़ता है जो कि खुद एमाइन से स्ट्रांग हो। आपको पता है एमाइन बेसिक नेचर का होता है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा बेस यूज़ करना है जो कि खुद एमाइन से स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इस रिएक्शन में, सारे रिएक्शन में एक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो इस एसिड को अगर आप कंज्यूम नहीं कराओगे तो ये वापस उल्टे डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए इस रिएक्शन को आपको कंज्यूम करवाना पड़ता है। तो अगर एसिड को कंज्यूम करवाना है तो आपको बेस देना होगा, तो ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब कि इक्विलिब्रियम को राइट साइड में शिफ्ट करवाने में हेल्प करता है। इसीलिए आप यहाँ पे एक बेस यूज़ करते हो और स्पेसिफिकली ऐसा बेस यूज़ करते हो जो कि एमाइन से स्ट्रांग हो, ठीक है। अब वो दो टाइप से एसोसिएशन फ्रेम कर सकते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं आपको कि एसाइलेशन रिएक्शन में हम लोग पिरिडीन यूज़ करते हैं। दूसरा वो बोल सकते हैं कि एसाइलेशन रिएक्शन में हम लोग ऐसा बेस यूज़ करते हैं जो कि एमाइन से स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसोसिएशन। रीज़न क्या देंगे कि ये जो बेस है ये हेल्प करता है HCl को रिमूव करने में और इक्विलिब्रियम को राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए। तो ये सही रीज़न हो जाएगा एसोसिएशन। तो ये आपको यहाँ से पहचानना था। ये हो गया आपका AR क्वेश्चन, ठीक है। फिर बेंजोलेशन रिएक्शन की हमने बात कर ली थी। ये रिएक्शन आपको ध्यान देना है, डायरेक्टली आपसे रिएक्शन लिख के पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है, तो आपको यहाँ पे नाम पता होना चाहिए। कैसे पहचानना है मैंने बता दिया, बेंजोइल क्लोराइड दिखे 1 डिग्री अमाइन के साथ समझ जाना है कि बेंजोलेशन रिएक्शन है आपका। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ, जो कि अपना 13 नंबर रिएक्शन। 13 नंबर रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक 1 डिग्री अमाइन है और इसका रिएक्शन हो रहा है CHCl3 प्लस KOH के साथ। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। तो जैसे ही आपने ये रिएक्शन देखा कि 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ हो रहा है, समझ जाना है ये कौन सा रिएक्शन है। ये एक टेस्ट है जिसका नाम होता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। क्या याद करो इस चीज़ को बैठ के अच्छे से कि 1 डिग्री अमाइन दिखे, मेरे को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ उसका रिएक्शन दिखे, समझ जाऊंगा कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है या कार्बाइल अमाइन टेस्ट है जिसमें आइसोसाइनाइड भी बनता है, तो इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो मैंने बोल ही दिया आपको कि इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल ये जो आपको दिख रहा है NH2 इसको हटाना है और आइसोसाइनाइड ग्रुप लगा देना है। तो आपको पता है कि साइनाइड ग्रुप होता है CN, आइसोसाइनाइड होता है NC, तो आपको R के साथ यहाँ पे NC लगा देना है, ठीक है। ये बन गया आपका आइसोसाइड। और इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं और कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। याद रखना है क्लोरोफॉर्म और KOH को देख के, जैसे ही क्लोरोफॉर्म KOH दिखे, अमाइन दिखे, देखो कार्बाइल अमाइन अगर मान लो कभी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर अमाइन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन, तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो कार्बाइल अमाइन में अमाइन तो आ ही रहा है, तो उस हिसाब से तो आप एलिमिनेट करके पहुंचोगे कि चलो ये तो अमाइन का है। और कार्बाइल से आप याद रख सकते हो कि कार्बाइल से क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पहचान सकते हो कि इसका रिएजेंट, अगर मान लो कभी पूछते हैं कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट में कौन सा रिएजेंट इनमें से यूज होगा, तो क्लोरोफॉर्म प्लस KOH
ठीक है, या फिर क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका लिखा हो सकता है। तो किसी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, आपको मेन याद होना चाहिए क्लोरोफॉर्म और KOH अगर आपको दिखता है 1 डिग्री एमाइन में, मतलब कार्बाइल एमाइन, ठीक है। इसमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। टेस्ट कैसे, टेस्ट होने के लिए मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सके। इसमें क्या होता है कि जब आइसोसाइनाइड बनता है तो फाउल स्मेल आता है, वही फाउल स्मेल इसका एक पहचान है कि 1 डिग्री एमाइन था। हाँ, तो इस रिएक्शन को किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, 1 डिग्री एमाइन को पहचानने के लिए। तो आपका यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, पहला कि इसका रिएजेंट क्या होता है, क्लोरोफॉर्म KOH, ठीक है। इसको बोल कैसे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर है रिएजेंट तो ये कार्बाइल एमाइन का रिएजेंट है। इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस। ये 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है, ये बात हो गई। इसमें जो आइसोसाइनाइड बनता है ये फाउल स्मेलिंग होता है, तो यही इसका पहचान है, ठीक है। इसी से हम लोग पहचानते हैं कि अच्छा जो रिएक्शन हुआ था वो 1 डिग्री एमाइन के साथ हुआ है, तभी फाउल स्मेल आ रहा है, मतलब यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना है। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। इतना हो गया इस रिएक्शन से, बस इतना ही आपको ध्यान देना जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ, और अगला रिएक्शन है 14 नंबर रिएक्शन, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि फिर से एक एमाइन दिख रहा है, ठीक है। कैसा एमाइन है, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है, ठीक है। और इसके नीचे भी आपको एक एमाइन दिख रहा है, वो कैसा एमाइन है, वो एरोमेटिक एमाइन है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है इसमें NaNO2 प्लस HCl के साथ, और इसमें जो आपको HNO2 लिख के दिया है वो एक्चुअली इसी से बन के आता है। तो हो सकता है एग्जाम में आपका HNO2 अलग से लिख के ना दे, वो सीधे आपको लिख दे कि 1 डिग्री एमाइन है, इसका रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ हो रहा है। या फिर अगर सेंटेंस में लिख के दे तो वो लिख सकता है सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl या फिर मिनरल एसिड के साथ हो रहा है। तो ये जो सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl है यही रिएक्ट करके HNO2 देता है, और HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। तो या तो आपको बोल दे कि एमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ हो रहा है, या तो आपको बोल दे कि 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन या प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ हो रहा है, या तो आपको लिख के दे दे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। सब में आपको सेम चीज़ बनाना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बोल दिया कि किस तरीके से आपको रिएजेंट वहाँ लिख के दे सकते, ठीक है। दोनों लिखा हो सकता है या फिर कोई एक भी लिखा हुआ हो सकता है। करना क्या है, जैसे आप देखोगे आपको याद है ऐसा रिएक्शन हमने किया है एल्केन चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते थे। तो यहाँ पे भी बनाओगे डायज़ोनियम सॉल्ट, कैसे बनाते हैं, R में आप लगा दोगे N2 प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर मैं बना के दिखाऊँ तो ये बन जाएगा, यहाँ NH2 जो है वो ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा किससे, RN2 प्लस Cl नेगेटिव, ये बन गया आपका डायज़ोनियम सॉल्ट। बस फ़र्क क्या है कि इसमें क्योंकि हम लोग एलिफेटिक एमाइन से बना रहे हैं तो इसलिए इसका नाम हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट ना बोल के बोलते हैं एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे जिसमें एरोमेटिक अमाइन से बन रहा है तो इसमें भी सेम रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl। देखो अब इसमें HNO2 इन्होंने लिख के नहीं दिया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि या तो वो बना के दे देंगे, सीधे HNO2 लिख दिया मतलब नाइट्रस एसिड लिख के दे दिया, तो वो तो देख के आप पहचान जाओगे। नहीं भी दिया है तो भी आपको याद रखना है कि सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl भी रिएक्ट करके HNO2 ही देता है, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से लिख के दे सकते हैं। इसमें खासकर अगर आपका एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन करवा दें तो उसमें ये टेम्परेचर आपको लिख के देंगे 273 प्लस 278, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि डायज़ोनियम सॉल्ट का ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है 0 से 5, क्योंकि इसके आगे ये स्टेबल नहीं होता है। अच्छा, तो जैसे आपने ये देखा रिएजेंट, समझ जाना है कि एमाइन है और ये कंडीशन है, मतलब कि डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। कैसे बनाओगे, सेम C6H5 NH2 को रिप्लेस कर दिया आपने N2 प्लस Cl नेगेटिव, ये बन गया आपका डायज़ोनियम सॉल्ट। अब मैंने बोला था कि ऊपर क्योंकि वो एलिफेटिक एमाइन से बन रहा था इसलिए इसका नाम हमने रखा था एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट, लेकिन इस वाले में आप डायरेक्टली डायज़ोनियम सॉल्ट बोलते हो। तो कभी भी अगर आपसे सीधे डायज़ोनियम सॉल्ट बोलते हैं तो समझ जाना है कि ये पक्का एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट की बात की गई है, मतलब एरोमेटिक एमाइन से बना है। ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब डायज़ोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ तो फर्दर रिएक्शन नहीं करवाया गया था, लेकिन अगर फर्दर रिएक्शन भी आप देखोगे कराया गया है, आपने अल्कोहल में या फिनॉल में शायद देखा था कि अगर इसको H2 के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा N2Cl नेगेटिव हट जाएगा और आपका फिनॉल बन जाएगा। C6H5 क्या होता है, ये फिनाइल ग्रुप हो गया, इसमें आपका ये N2Cl नेगेटिव हट जाता है और यहाँ पे OH लग जाता है, ठीक है। अगर H2 के साथ या फिर वार्म H2 भी लिखा होता है, वार्म H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे, डायज़ोनियम सॉल्ट में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका आगे रिएक्शन करा के फिनॉल बना सकते हैं। सेम इसमें भी अगर मैं यहाँ पे भी इसका जैसे H2 के साथ रिएक्शन करवाया NCERT में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, देखो N2 प्लस Cl नेगेटिव हट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, तो एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से डायज़ोनियम सॉल्ट का यूज़ करके, वो मोस्टली डायज़ोनियम सॉल्ट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, इसको हम लोग आगे यूज़ करते हैं अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे H2 या वार्म H2 डाल के, वार्म वाटर डाल के हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं या फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली आपको क्या करना है कि अगर आपको कहीं भी एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट दिखता है तो उस केस में आपको कोई भी कार्बोकेटाइन वगैरह का चक्कर नहीं होता है, उसमें आप सीधे N2 प्लस Cl नेगेटिव हटाते हो, जहाँ से हटाए वहीं पे OH लगा देते हो। लेकिन अगर कहीं भी अगर एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट है तो उस केस में आप डायरेक्टली नहीं लगाते, उस केस में N2 प्लस Cl नेगेटिव हटाने के बाद आप पहले कार्बोकेटाइन बनाते हो, ठीक है। उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो कराओगे और उसके बाद जहाँ पे प्लस आ रहा होगा वहाँ पे OH लगाओगे। मतलब अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई आपका ऐसा वाला है CH3
एच मैं नहीं लिख रहा हूँ, एच अपना देख लेना, CnH2, ठीक है, और यहाँ पे भी C, ठीक है। मान लो ये दिया हुआ है, इसका रिएक्शन आपने कराया HNO2 के साथ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। कैसा बनाओगे, CH3 CN2 प्लस Cl नेगेटिव, और यहाँ पे तो CH3 था ही पहले, ठीक है। ये है। इसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसका रिएक्शन आप कराओ H2O के साथ, तो यहाँ आपको पता है यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, मतलब OH ग्रुप लगाना होगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे कि सीधे N2 प्लस Cl नेगेटिव हटाएंगे और यहाँ पे OH लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसको हटा के आपको सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 डिग्री है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराता हूँ तो यहाँ पे आके ये 3 डिग्री बन जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद। तो इसलिए आपको ये कराना है, और यहाँ पे प्लस आने के बाद फिर यहाँ पे आपको OH लगाना है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि अगर एलिफेटिक एमाइन के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो और अल्कोहल तक ले जाना है रिएक्शन में, तो उस केस में आपको कार्बोकेटाइन बनाते हुए OH को जोड़ना है। लेकिन अगर एरोमेटिक एमाइन से आप बना रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली N2 प्लस Cl नेगेटिव जहाँ से हटाओगे वहीं पे OH लगा दो, सिंपल। ये रूल याद रखना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान देना है कि जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट आपने बनाया था वो अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। मतलब सिर्फ अगर मैं बोलता हूँ कि एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल एज कम्पेयर टू डायजोनियम सॉल्ट, तो इससे आपको समझ जाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एलिफेटिक को एरोमेटिक से कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसके कंपैरिजन में वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसका आगे फर्दर रिएक्शन दिखाया H2, लेकिन इसका नहीं दिखाया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इस टेम्परेचर में तो स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ऐसा मैं अब ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल सकता है जहाँ पे 3-4 डायजोनियम सॉल्ट लिखे हो, जिसमें से 3 एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट हो और 1 एलिफेटिक हो, और उसमें पूछा होगा आपसे कि इनमें से कौन सा अनस्टेबल है या इनमें से कौन सा अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट है, तो आपको एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट को टिक करना, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। तो अगर मैं एनसीईआरटी खोल के आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको OH लगाना है। अगर एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है तो डायरेक्टली नहीं लगाना है। एरोमेटिक अमाइन में आपको डायरेक्टली लगाना है, ये भी बता दिया मैंने, नो कार्बोकेटाइन। उसके बाद मैंने बताया कि जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट। ये भी ऐसा नहीं कि बहुत स्टेबल है, ये भी अनस्टेबल ही होता है, लेकिन ये कुछ टेम्परेचर पे तो थोड़ा सा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट। तो इतना याद रखना कि कभी ऑप्शन रहे तो उसमें आप एरोमेटिक को एलिफेटिक से ज़्यादा स्टेबल मानोगे। तो अनस्टेबल होता है तो ये क्या करना चाहता है, जल्दी से जल्दी नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करना चाहता है और अल्कोहल में कन्वर्ट होना चाहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करके दिखाइए, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट से यहाँ पे N2 लिबरेट करवा दिया है और अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर कभी भी लाइन फेमस लाइन है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है, एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल एंड इट लिबरेट्स नाइट्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अल्कोहल। तो एकदम सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये कहाँ से रटने वाला स्टेटमेंट बोल दिया, रटने वाला नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद यहाँ पे हम अगर आप ध्यान से देखो तो हमने प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस की बात कर ली, एरोमेटिक अमाइंस की बात कर ली कि कैसे वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन दिखाता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी की बात नहीं की, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके से रिएक्शन दिखाता है। और इसका कहने का एनसीईआरटी का ये मतलब है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस है, अगर आप उसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवा रहे हो तो वो डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे जो कहने के डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करता है, हमें क्योंकि रिएक्शन दिया नहीं तो हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है, टीचर्स करवा देते हैं। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि इसमें डिफरेंट मैनर का कहने का मतलब है कि ये जो है सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस डायजोनियम सॉल्ट नहीं देते हैं, ठीक। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब ये जो नीचे आपको रिएक्शन दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे इस पेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो चांस है कार्बाइल अमाइन टेस्ट से पूछेंगे, या फिर ये भी एक टेस्ट है आपका जिसको हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये 2 टेस्ट आपके इस पेज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले रिएक्शन कॉपी खोलते हैं और इस रिएक्शन को देखते हैं। तो जैसे ही आप रिएक्शन कॉपी खोलते हो और 16 नंबर रिएक्शन देखते हो तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। इसका रिएक्शन आपको दिख रहा है कि 1 डिग्री अमाइन के साथ हो रहा है। उसके बाद अगले रिएक्शन में भी आपको सेम बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड दिख रहा है और इसका रिएक्शन भी आपको दिख रहा है 2 डिग्री अमाइन के साथ हो रहा है, ठीक है। इसमें कैसे प्रोडक्ट बनाना है सबसे पहले वो देखते हैं, और फिर प्रोडक्ट का क्या यूज़ है और किस तरीके से ये एक टेस्ट की तरह काम करता है वो हम लोग देखेंगे। टेस्ट का नाम कैसे, सबसे पहले जैसे ही आपको दिखा कि बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड का रिएक्शन किसी अमाइन के साथ हो रहा है, उसका क्या नाम है, तो इसमें आपको याद रखना है कि बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड का नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो इस टेस्ट का नाम हो गया हिंसबर्ग टेस्ट। इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी पेज में आपने ऊपर एक टेस्ट देखा था जिसका नाम था कार्बाइल अमाइन टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, उसको क्यों यूज़ करते थे, उसको प्राइमरी अमाइंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसको यूज़ करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट को यूज़ करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस को सेपरेट करने के लिए। इतना समझ आ गया कि इसका यूज़ क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है। हिंसबर्ग रिएजेंट किसको बोलते हैं, तो बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड को बोलते हैं। तो कभी कोई ऑप्शन में आता है कि इनमें से कौन सा हिंसबर्ग रिएजेंट है तो पहचानना आना चाहिए आपको। इसमें इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, जैसे एनसीईआरटी में लिख के दिया है C6H5SO2Cl,
तो ये भी आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही इन्होंने फॉर्मूला में लिख के दिया, तो ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर बनाया भी हो सकता है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इन ऑप्शन में मैं आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन बना के दे दूंगा, बहुत सारे 4 ऑप्शन बना के दे दूंगा और पूछूंगा इनमें से कौन सा हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, तो आपको क्या देखना है कि जो 3 डिग्री अमाइन होगा वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अभी इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, आपको देखना होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के पास Cl है, ठीक है, और एमाइन के पास क्या होता है, H होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली इस H का यूज़ करना है, इस Cl का यूज़ करना है, दोनों को HCl बना के निकाल देना है और आपस में इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोडक्ट बना के दिखाऊँ आपको, तो इस केस में प्रोडक्ट बनेगा ऐसा कुछ, ये S डबल बॉन्ड O Cl हट गया, ठीक है, H हट गया, N के साथ आपने जोड़ दिया C2H5 और यहाँ एक H बचा रह गया, ठीक है, एक H बचा रह गया, ठीक है। सेम इसका भी बनाते हैं। तो ये तो आपने 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन देखा, अब 2 डिग्री अमाइन के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़, H है Cl है, उन दोनों को हटा दोगे और जोड़ दोगे आपस में। तो अगर मैं बना के दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, Cl हट गया, H हट गया, N के साथ जुड़ गया C2H5 और यहाँ पे भी C। अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले प्रोडक्ट में और नीचे वाले प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे भैया एक H का डिफरेंस है, बस एक हाइड्रोजन इसके पास है नाइट्रोजन के पास और इस वाले नाइट्रोजन के पास कोई भी H नहीं है, बाकी सब सेम, ठीक है। तो पहले तो प्रोडक्ट बनाना आ गया आपको, ठीक है। अगर मैं अब आपसे ही पूछूं कि अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन ले लेता और बोलता रिएक्शन कराओ, तो क्या करवा पाते, नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अमाइन के पास H होता ही नहीं और आपने देखा कि H का यूज़ करके आप रिएक्शन करवा दो, H हटाना पड़ेगा आपको, तब रिएक्शन हो पाएगा। तो 3 डिग्री अमाइन तो रिएक्शन ही नहीं देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंसबर्ग टेस्ट इनमें से कौन सा नहीं देगा, तो 3 डिग्री अमाइन आपको ढूंढना है, आंसर देना है। कौन सा देगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री जितने भी होंगे सारे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उसमें H है, तो हिंसबर्ग टेस्ट दिखाने के लिए H होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद भैया चलो ये तो आपने 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि उसमें H ही नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं देगा, नो रिएक्शन। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे सेपरेट करो, तो इसमें आपने देखा कि जब प्रोडक्ट बना तो बनने के लिए H होना चाहिए दोनों के पास एटलीस्ट एक, और दोनों के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो था ही, 1 डिग्री अमाइन के पास और 2 डिग्री अमाइन के पास। लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो 1 डिग्री अमाइन के पास एक H बचा रह गया, लेकिन 2 डिग्री अमाइन के पास कोई भी H बचा नहीं रहा। अब आपको पता है कि ये जो H होता है वो एसिडिक नेचर यहाँ पे दिखाता है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी खोल के दिखाऊं, तो अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है यहाँ पे प्रोडक्ट में, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन होता है? क्योंकि ये जो आपने सल्फोनिल ग्रुप यहाँ पे देखा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। आपको पता है जब ये एसिड की तरह काम करेगा और H निकलेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और सल्फोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इस नेगेटिव चार्ज को खींच पाएगा और चार्ज को कम करेगा। मतलब ये सल्फोनिल ग्रुप जो एसिडिक नेचर है उसको सेटिस्फाई करता है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको कम कर पा रहा है, उसको स्टेबल कर पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ से H इजीली निकल पाएगा और ये एसिडिक नेचर दिखाएगा, ये जो आपका यहाँ पे इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना है, ठीक है। और क्योंकि ये एसिडिक नेचर यहाँ पे दिखाएगा इस H के कारण, ये किस में सॉल्युबल हो पाएगा, एल्कली में सॉल्युबल हो पाएगा। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट बना था इसमें H था ही नहीं, तो ये एसिडिक नेचर दिखाएगा नहीं, एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा तो ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, और एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा तो मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर 1 डिग्री अमाइन हुआ तो वो भी प्रोडक्ट बनाएगा, और 2 डिग्री अमाइन हुआ तो वो भी प्रोडक्ट बनाएगा। 3 डिग्री प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो सबसे पहले वहाँ से हमने सेपरेट कर लिया कि 3 डिग्री है, कैसे पहचाना कि रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। और एल्कली के पास ले जाओगे, उसमें सॉल्युबिलिटी चेक करोगे, जो सॉल्युबल हो गया, जो उसमें मिक्स हो गया, जो सॉल्युबिलिटी जिसने दिखा दी, मतलब कि वो एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि उसका एसिडिक H है, तो एसिडिक H 1 डिग्री अमाइन के केस में आपको दिखता है। जो सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाया मतलब कि उसके पास एसिडिक H नहीं है, मतलब वो 2 डिग्री अमाइन था। इस तरीके से आप सेपरेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें पहले तो मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको सेपरेट करना है। उसके बाद एक AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है कि जो हाइड्रोजन अटैच होता है इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड में, वो एसिडिक क्यों होता है? एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है। दूसरा ये भी इस तरीके से भी एसोसिएशन बना सकते हैं जिसमें एसोसिएशन हो सकता है कि हाइड्रोजन जो अटैच है नाइट्रोजन में सल्फोनामाइड में वो एसिडिक होता है, ठीक है। या तो ये एसोसिएशन दे सकते हैं आपको, या फिर वो दे सकते हैं कि जो इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है वो सॉल्युबल होता है एल्कली में, और दोनों का रीजन होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका AR क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। टेस्ट का यूज़ कैसे करना है बता दिया, कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं बता दिया, कौन सा सॉल्युबल है कौन सा सॉल्युबल नहीं है बता दिया। सॉल्युबिलिटी कैसे देखोगे? जिसके पास एसिडिक H होगा, तो एसिडिक H होगा तभी वो एसिड की तरह काम करेगा, तभी वो एल्कली में सॉल्युबल होगा। जिसके पास एसिडिक H नहीं होगा वो एसिड की तरह काम ही नहीं करेगा, वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम, और इसलिए वो एसिडिक नहीं है और इसलिए वो इनसॉल्युबल है एल्कली। टर्शियरी अमाइंस तो रिएक्शन ही नहीं दिखाते हैं, और इस टेस्ट को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लो कभी एनटीए का खेलने का मन किया और वो अभी के बेकार एनटीए से मॉडर्न एनटीए बनना चाहिए, तो आपको घुमाएंगे कैसे? वो आपको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड देने के बजाय यहाँ पे एक CH3 लगा देगी,
और बोलेगी बताओ सेम रिएक्शन आपको करना है। तो आप सोचेंगे लोग कि अरे ये तो एनटीए ने अच्छा क्वेश्चन बना दिया। तो एनटीए ने कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया, उसने बस हल्का सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि आजकल हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जगह पी टॉल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं सेम रिएक्शन करने के लिए। तो पी टॉल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड के रिएक्शन के लिए आप बस इसमें यहाँ पे पैरा पोजिशन पे CH3 लगा दो, तो ये आपका पी टॉल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड बन गया। बाकी रिएक्शन में भी आपको जैसे आपने किया था सेम वही करना है। Cl हटाओगे H के साथ, एक H बचेगा, जो बताया मैंने सेम करने को, ठीक है। तो अगर कभी आपको ये दिखता है पी टॉल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो आपको घबराना नहीं है, समझ जाना है ये भी हिंसबर्ग टेस्ट ही है। तो ये था आपका एक अच्छा रिएक्शन। इसके बाद चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर रिएक्शन पे, और 18 नंबर जैसा रिएक्शन आपने पहले भी देखा हुआ है फिनॉल्स में। यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन करवाया गया है एक्वस Br2 मतलब Br2 एंड वाटर के प्रेजेंस में। और फिनॉल्स के केस में भी देखा था कि सेम Br2 और वाटर के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन किया गया था। तो जो वहाँ पे बनाते थे सेम वैसे यहाँ पे बनाओगे। अगर आपको याद है वहाँ पे एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता था, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता था, सेम वैसे यहाँ पे बनेगा। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जितने भी हैं सब पे Br लगा दोगे और आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है ऐसा कुछ NH2, ये यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br। तो वहाँ पे बनता था ट्राइब्रोमोफिनॉल, यहाँ पे बन गया ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आपका बन गया। इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जैसा कि फिनॉल के केस में था। तो सेम रिएक्शन, जैसे आपने रिएजेंट देखा सेम फिनॉल जैसा देखा, समझ जाना है सेम चीज़ करना है मेरे को। तीनों पोजीशन पे Br लगा देना सारे ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे क्यों लगाया? क्योंकि NH2 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर सकता है, मतलब कि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम लोग जानते हैं कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इस तरीके से आप करना है, सब कंसेप्चुअल है। मैंने ये सब चीज़ आपको पहले बता रखा है और सब चीज़ अब लिंक होकर चीज़ों को ईजी बना दी है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन जो है उसमें NH2 ग्रुप होता है। एनिलीन जो है ना रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का? 5, ठीक है। ये 2-3 बार हमें मिल गया तो याद रखो ये। कभी अगर आपको स्टेटमेंट मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्या बोल दिया ये कैसे फैक्चुअल चीज़ पूछ दी। तो आपको याद होना चाहिए कि एनिलीन जो है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से मिलकर बनता है। दूसरा पॉइंट, एनिलीन में NH2 ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप आपका पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, इसीलिए हमने जितने भी Br थे वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा दिए। कब? जब Br2H2 आपको दिखाओ। अब इससे दिक्कत क्या आती है? इससे दिक्कत क्या आती है कि अगर NH2 जो है बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो हर जगह Br लगवा दिया उसने, लेकिन मुझे मान लो इतना एक्टिवेटिंग पावर उसका नहीं चाहिए था, मुझे एक ही जगह Br लगाना था, मतलब एक ही जगह सब्स्टिट्यूट करना था। तो कैसे करता? तो आपको सेम वही चीज़ NH2 की पावर कम करनी होगी किसी तरीके से। तो वही चीज़ आप कैसे कम करेंगे उस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला चीज़, इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है? इस रिएक्शन में प्रॉब्लम है कि जो NH2 है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए तीनों पोजिशन पर Br लगा दिया। इस चीज़ को हमको कम करना है, ठीक है। इस हाई रिएक्टिविटी से हमें दिक्कत है और हमें क्या करना है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना है, मतलब एक जगह हम लोग को बस Br लगाना है। तो कैसे करेंगे? हम लोग इस एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल कैसे करते हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग जो NH2 ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग पावर है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे कम करते हैं। तो आपको आंसर देना है कि हम लोग उसको कम करते हैं एसेटाइलेशन के थ्रू, ठीक है। किसके साथ एसेटाइलेशन करवाते हैं हम लोग? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसेटाइलेशन करवाते हैं, तब जाके ये NH2 ग्रुप का जो है पावर है वो कम होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है AR के फॉर्म में कि एसेटाइलेशन क्यों करवाते हैं? तो एसोसिएशन बना देंगे कि हम लोग NH2 ग्रुप का एसेटाइलेशन करवाते हैं। रीज़न क्या होगा? ताकि हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बना पाए, एकदम सही चीज़ होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने समझ लिया सबसे पहले कि NH2 ग्रुप का एसेटाइलेशन हम लोग क्यों करवा रहे हैं, ताकि हम लोग उसका एक्टिवेटिंग पावर कम करवा पाए और Br को हर जगह लगने से रोक पाए, ठीक है। अब कैसे करवाएंगे? हमने देखा कि हम एसेटाइलेशन हम लोग करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की यूज से। तो उसी के ऊपर रिएक्शन है नीचे वाला, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसी का फॉलो थ्रू रिएक्शन ये वाला है, जिसमें हम लोग को क्या दिख रहा है कि पिरिडीन के प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन होता है। तो एनिलीन के साथ एनहाइड्राइड का रिएक्शन, मतलब एमाइन के साथ एनहाइड्राइड का रिएक्शन आपने अभी देखा था एसेटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने देखा था अभी। तो क्या करते थे इसमें? एसाइल ग्रुप जो होता था RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, उसको निकालते थे, एक H हटाते थे एमाइन से और उसको लगा देते थे, जोड़ देते थे, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर इसको खोल के लिखूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ऐसा आपको दिखेगा। इसमें RC डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको दिख रहा है। इसी ग्रुप को आपको किस में जोड़ना है? एक H हटा के यहाँ पे जोड़ना है। तो आपका पहला जो प्रोडक्ट बनेगा पहले स्टेप में वो ऐसा बनेगा, NH यहाँ पे था, एक H आपने हटा दिया, उस H की जगह आपने C डबल बॉन्ड O CH3 को जोड़ दिया। ये हो गया। ये क्या कर दिया आपने? एसेटाइलेशन कर दिया। किसका? जो आपका NH2 ग्रुप था उसका, ठीक है। और इस तरीके से आपने NH2 ग्रुप का एक्टिवेटिंग पावर कम कर दिया। अब अगर आप Br2 का रिएक्शन करवाते हो इसके साथ, तो ये हर जगह नहीं लगेगा, ठीक है। ये हर जगह नहीं लगेगा। ये कहाँ पे लगेगा? दो जगह था, ऑर्थो या पैरा। अब ऑर्थो पे लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहाँ पे लगाओगे? आप पैरा पे लगाओगे, एक जगह लगाना था। तो अगले स्टेप में आपका क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे Br लग गया, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करते हो? हाइड्रोलिसिस करवाते हो। हाइड्रोलिसिस आपको पता है कैसे करना होता है। ये बॉन्ड तोड़ोगे,
सी डबल बॉन्ड ओ को OH दे दोगे, यहाँ पे H दे दोगे, तो ये आपका वापस से ये बन जाता है NH2, यहाँ पे Br लग गया, जो आपको चाहिए था मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वो आपको मिल गया। और यहाँ पे साथ ही साथ आपका एसिटिक एसिड भी निकल गया CH3COOH। तो अगर मैं NCERT में खोल के दिखाऊंगी रिएक्शन तो देखो, सबसे पहले हमने एसिटाइलेशन करवाया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ताकि NH2 का पावर कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे Br2 का रिएक्शन करवाया, क्योंकि अब इसका पावर कम हो चुका है, तो इसलिए Br सिर्फ एक पोजीशन पे लगा, पैरा पे, ऑर्थो पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे लगने में दिक्कत है होगा, इसलिए पैरा वाला मेजर बन गया यहाँ पे। उसके बाद जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो वापस से आपका NH2 ग्रुप आ गया और मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आपको मिल गया, जिसको आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, 4 ब्रोमो एनिलीन बोल रहे हो। इस तरीके से आपको इस रिएक्शन को करवाना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि भैया NH2 और ये जो ग्रुप लगा है यहाँ पे एसिटाइलेशन के बाद, इसमें क्या ऐसा डिफरेंस हो गया कि जो NH2 का पावर था, एक्टिवेटिंग पावर, वो कम हो गया। अगर आप देखोगे NH2 में तो इसके पास लोन पेयर था जो कि वो इजीली डोनेट कर पा रहा था। ये लोन पेयर किसी भी चीज़ के साथ रेजोनेंस में यहाँ था नहीं, तो फ्री था आराम से डोनेट करने के लिए, इसीलिए ये जो आपका बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा था इजीली और बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करवा पाता, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाता। लेकिन अगर इस ग्रुप को आप देखो तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आएगा, तो अब ये इतना फ्री नहीं रहेगा जितना वो इस केस में था, ठीक है। तो वही चीज़ NCERT यहाँ लिखती है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल, ठीक है, देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ एमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये अच्छा AR यहाँ से बन के आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा लो कि कैसे एसिटाइलेशन से एक्टिवेटिंग पावर कम हो जाता है एमाइनो ग्रुप का, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में चला जाएगा कंजुगेशन के कारण और वो लेस अवेलेबल रहेगा एज कम्पेयर टू एमाइनो ग्रुप जब फ्री था, ठीक है। ये आपने कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे सीखी कि कैसे हम लोग को अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना है तो हम लोग को एसिटाइलेशन करवाना पड़ेगा बीच, ठीक है। तो ये अच्छा AR यहाँ से बन सकता है। मैंने 2 AR आपको बता दिया, एक इस पैराग्राफ से, एक इस पैराग्राफ। अब आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे ही अब आप अगला रिएक्शन देखते हो तो आपको 19 नंबर रिएक्शन देखने को मिलता है, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने की कोशिश करी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे रिएजेंट को तो आपको दिख रहा है HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है किसका, एनिलीन का। तो आपको पता है इसमें क्या होता है, नाइट्रेशन होता है, NO2 ग्रुप लगता है। तो इसमें कहाँ का नाइट्रेशन करवाओगे, आपको पता है NH2 जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा पे लगा दोगे। मोस्टली लोग क्या करेंगे, यही करेंगे। अब यहाँ पे आता है एक एक्सेप्शन, जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे सीख लेगा। NO2 पैरा पे लगा दिया प्लस आपने NO2 लगा दिया ऑर्थो NO2, ठीक है, जिसमें मेजर कौन हो जाएगा, पैरा आपका मेजर हो जाएगा, ठीक है, पैरा आपका हो जाएगा मेजर। अब इसमें ये रिएक्शन देखते ही बहुतों को याद आ जाएगा कि इसमें भैया मेटा ही बनता था। पहला रिएक्शन है जिसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के बाद भी मेटा पे भी NO2 लगाना पड़ता है और वो अच्छे अमाउंट में बनता है, ठीक है। पैरा तो मेजर है चलो, लेकिन उतना भी ज़्यादा मेजर नहीं बनता है पैरा, इसमें साथ साथ मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है। तो वो जिसको याद आया, नहीं याद आया तो वो अभी से याद कर लो कि एनिलीन का जब रिएक्शन करवाता है, एनिलीन का जब नाइट्रेशन करवाते हैं उस केस में आपका ऑर्थो पैरा मेटा तीनों प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। खास बात है इसकी, एनिलीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं उस केस में ऑर्थो पैरा और मेटा तीनों प्रोडक्ट बनता है, जिससे मेटा भी अच्छे अमाउंट में बनता है। अब इसका सबसे पहले मेटा जो बनेगा वो कैसा दिखेगा पहले देख लेते हैं। ये हो गया आपका मेटा NH2 और मेटा पे आपने लगा दिया NO2, तो ये भी आपका प्रोडक्ट बनता है। किस परसेंटेज में बनता है, अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊँ एग्जैक्ट, तो पैरा मेजर है तो सबसे ज़्यादा होगा, 50 से ज़्यादा होगा तो 51% होता है, और ये 47% होता है, ठीक है, और ये सबसे कम होता है ऑर्थो 2%। तो ये आपको याद रखना है। कभी भी अगर एनटी चाहे आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन बनाना तो आपसे ABC लिख देगी, बोलेगी ABC का परसेंटेज बताओ, ठीक है। तो 51 पैरा सबसे ज़्यादा मेजर होगा। ये आप ट्रिक से भी ऐसे मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे इजीली कि पैरा देखो मेजर तो होगा ही, तो 50 से ज़्यादा पैरा ही होना चाहिए, 51% आपका पैरा रहेगा। मेटा अच्छे अमाउंट में रहता है, ऑर्थो से ज़्यादा आपका मेटा वाला मेजर होगा तो 47% और 2% सबसे कम ऑर्थो का रहता है, ठीक है। ऐसे आप परसेंटेज याद रख लो। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखो कि एनिलीन का नाइट्रेशन जब करवाते हैं तो उसमें तीनों प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद आप ये चीज़ याद रखो कि इसमें मेटा बनता क्यों है, उससे आपका बना सकते हैं AR क्वेश्चन। तो बनता क्यों है अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो NCERT लिखती है क्योंकि आप यहाँ पे HNO3 और H2SO4 ले लो तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम के कारण, और यहाँ पे आपको पता है NH2 एमाइन है, बेसिक होता है, तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा और यहाँ पे बन जाएगा एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा दिखता है। NH2 की जगह यहाँ पे हो जाएगा NH3 प्लस, तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस। जहाँ पे NH2 के पास पहले लोन पेयर था और इस लोन पेयर को डोनेट करता था, अब इस पे आ गया प्लस, प्लस आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जहाँ पे वो पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता था, एसिडिक मीडियम के कारण ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनिलीनियम आयन जो होता है वो प्लस चार्ज के कारण डीएक्टिवेटिंग नेचर दिखाता है। और इसीलिए आपको पता है अगर कोई चीज़ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो कैसा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होने के कारण यहाँ पे एनिलीनियम आयन बन जाता है प्रोटोनेशन के बाद, और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि उसमें मैंने बताया प्लस चार्ज आ जाएगा, डीएक्टिवेटिंग नेचर हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा AR क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मेटा प्रोडक्ट क्यों देखने को मिलता है ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन,
तो उसका रीज़न ये है। उसके बाद फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया अरे ये तो दिक्कत हो गई, मिक्सचर प्रोडक्ट मिल रहा है तो हमें मिक्सचर चाहिए नहीं होता है जनरली, ऑर्गेनिक में हमें क्या चाहिए कि प्योर प्रोडक्ट मिल जाए, कोई एक मिल जाए, तो कैसे करेंगे? सेम जैसा कि हमने वहाँ पे किया था प्रोमिनेशन के केस में, ठीक है, डीएक्टिवेट कर दिया था इस ग्रुप को, सेम वही चीज़ करेंगे इसमें भी एसिटाइलेशन करवा के, जैसे हमने पहले किया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ रिएक्शन, तो यहाँ पे भी देखो एनहाइड्राइड का यूज़ किया गया है। सबसे पहले क्या होगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा, तो जैसा आपने पहले बनाया था सेम वही चीज़ बन जाएगी। अगर मैं एनसीईआरटी से दिखाता हूँ आपको, बार बार लिखना पड़ेगा। फिर सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया, NHCOCH ग्रुप लग गया। आपको पता है ये NH2 के मुकाबले लेस एक्टिवेटिंग होता है। उसके बाद अगर आप नाइट्रोजन कराओगे तो ये अब ऑर्थो पे लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंडेंस होगा, पैरा पे सिर्फ लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो वापस से यहाँ से एसिटिक एसिड निकल जाएगा और NH2 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। इस केस में सिर्फ आपका एक ही मेजर प्रोडक्ट मिलता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। तो ये आपने रिएक्शन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे, 21 नंबर रिएक्शन, और इसमें आपको दिख रहा है कि क्या है, एनिलीन है वापस, और इस बार रिएक्शन किया गया है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। और आपको पता है कि इसमें क्या होता है, सल्फोनेशन होता है, मतलब SO3H ग्रुप लगता है। अब दिक्कत क्या है, पहले हम लोग डायरेक्टली SO3H लगाते थे पैरा या ऑर्थो पोजिशन पे, क्योंकि जो आपका NH2 ग्रुप है वो आपका कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, क्या, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो एमाइनो ग्रुप है वो बेसिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे एसिड है, बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और सबसे पहले सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा दिखता है ये आपको आना चाहिए बनाना उसका। तो NH2 है, H2SO4 को आप कैसे लिख सकते हो, HSO4 नेगेटिव लिख सकते हो। तो इस पूरे को यहाँ पे जोड़ दो, तो NH2 था, अब NH3 हो जाएगा ये H लग के, और बचा हुआ HSO4 आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया सबसे पहले। उसके बाद जब आप इसको हीट करते हो तब जाके ये HSO4 ग्रुप यहाँ से निकलता है और SO3H बन के नीचे लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा दिखता है। फिर आपको यहाँ पे NH2 हो जाएगा वापस, और यहाँ लग जाएगा SO3H, ठीक है। ये आपका बन गया डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि आपको चाहिए था। इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, इसको बोलते हैं क्या, सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है। अगर इसका पूरा नाम लिखोगे तो ये है पैरा एमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका शॉर्ट नाम है सल्फेनिलिक एसिड। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए कि ये जो आपने बनाया ये क्या बनाया, सल्फेनिलिक एसिड बनाया। और ये ध्यान रखना है कि ये जो सल्फेनिलिक एसिड है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये आपको दिख रहा है बेसिक हो गया, ये यहाँ पे एसिड बन गया है, फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगा, ज्विटर आयन बन के रहेगा। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऑप्शन में आपको दिखे तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो ज्विटर आयन जो है वो भी सही आपका आंसर हो गया। इस केस में क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से एक H हटाओगे, ऊपर लगा दोगे, तो ये बन गया NH3+, और यहाँ SO3 नेगेटिव। तो प्लस माइनस यहाँ पे आपको पता है बाइपोलर होता है ज्विटर आयन, तो वो बन के आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन प्रोसीड करवाना है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, सॉल्ट बन जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। उसके बाद जब आप हीट करोगे तो फिर जो आपको मेन चीज़ चाहिए था सल्फेनिलिक एसिड वो मिलेगा, लेकिन वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कभी आता है स्टेटमेंट कि सल्फेनिलिक एसिड जो है वो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो सही स्टेटमेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा सेम चीज़ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो था बेंजोइक एसिड वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता। सेम एनिलीन भी जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। उसका रीज़न अलग था, इसका रीज़न अलग है। तो वो दोनों रीज़न आप फिर से एक बार देख लेना अगर कन्फ्यूजन लगे आपको, उसका क्या रीज़न था, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो एनिलीन है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता है, पहला एसर्शन। रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा क्योंकि एनिलीन जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो आप यूज़ करते हो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 उसके साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, और सॉल्ट फॉर्म करने के कारण नाइट्रोजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आने के बाद आपको मैंने बताया था अभी कि नाइट्रोजन पे जब प्लस चार्ज आता है तो वो डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाता है, और वही सेम चीज़ होगा कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आने के बाद वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है और फर्दर रिएक्शन नहीं दिखाता। तो याद क्या रखना है कि एनिलीन जो है वो सल्फोनेशन दिखा रहा है, नाइट्रेशन दिखा रहा है, हेलोजनेशन दिखा रहा है, लेकिन वो क्या नहीं दिखा रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह, मतलब बेंजोइक एसिड का। रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा कि एनिलीन जो है वो आपके AlCl3 कैटलिस्ट के साथ जो है सॉल्ट बना लेता है, सॉल्ट बनाने के बाद नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है और वो डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाता है, और इसलिए आगे रिएक्शन नहीं दिखा। इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे और इंटेक्स के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे बोला गया है कि इनको बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करो। तो बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने बात की थी पिछले वीडियो में, तो उस कंसेप्ट को आज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या क्या। सबसे पहले मैंने बोला था कि जब भी बेसिक नेचर के हिसाब से अरेंज करो एमाइंस को, तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या कि एमोनिया से ज़्यादा बेसिक नेचर दिखाता है एलिफेटिक एमाइन और कम दिखाता है एरोमेटिक। तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि एलिफेटिक एमाइन कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा, एमोनिया अगर है तो वो देखना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है NH3 है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एरोमेटिक एमाइन है, ठीक है। कोई अगर इसको एरोमेटिक एमाइन सोचा है तो गलत सोच रहा है। NH2 जो है वो डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप के साथ नहीं लगा है, ठीक है, बीच में एक CH2 आ रहा है, तो ये आपका एलिफेटिक एमाइन है, ठीक है, लेकिन ये आपका एरोमेटिक एमाइन है। तो यहाँ से सिंपल चीज़ क्या पता चल गई आपको कि NH3 से तो पीछे होगा एरोमेटिक एमाइन और वो सबसे कम होगा, तो जो 2 है वो सबसे पीछे होगा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे 2 सबसे पीछे। उसके बाद उसके आगे कौन होगा, उसके अलावा तो बाकी सारे एलिफेटिक है,
तो एलिफेटिक से तो कम होता है अमोनिया, तो अमोनिया आ गया आपका 3 पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अरेंज करेंगे किसको, जितने भी एलिफेटिक। तो मैंने बताया था कि एलिफेटिक में कोई भी अगर एरोमेटिक ग्रुप आपको दिख जाए, जैसे यहाँ पे फिनाइल दिख रहा है, तो फिनाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, तो इसीलिए ये बेसिक नेचर को कम करेगा। तो नॉर्मल एलिफेटिक से जहाँ पे कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं है, उससे इसका तो कम होगा, ये मैंने पहले आपको बताया था। तो 4 नंबर सब इनके मुकाबले सबसे पीछे होगा। उसके बाद बच गया आपका 2 सिंपल एलिफेटिक एमाइन आपका बच गया, ठीक है। इसमें कोई भी एरोमेटिक ग्रुप नहीं है। तो इसमें आपको क्या देखना है, फिर सिंपल जो आपने पढ़ा हुआ है कि एक्वस मीडियम में क्या होता है। देखो यहाँ पे कोई कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक्वस मीडियम में बोला है कि गैसेस में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हो तो एक्वस मान के आपको जो ट्रेंड पता है उस हिसाब से आंसर देना है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इथाइल के लिए आपने क्या ट्रेंड पढ़ा है, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री सब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री को आप सबसे ज़्यादा रख लोगे, 5 सबसे आगे, और 1 डिग्री उससे कम, ठीक है। इस हिसाब से आपको अरेंज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या कहीं पे अमोनिया है, तो अमोनिया नहीं है। क्या कहीं पे एरोमेटिक अमाइन है, तो एरोमेटिक अमाइन आपको यहाँ पे दिख गया। इसके अलावा कोई भी आपको एरोमेटिक अमाइन नहीं दिखा है, तो ये तो सबसे पीछे हो जाएगा 4, तो 4 सबसे पीछे हो गया। उसके बाद जो बाकी बचे हैं, आपको दिख रहा है कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक्वस मीडियम में है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो उस हिसाब से अरेंज कर देंगे। तो आपको पता है उसमें कैसे अरेंज करते हैं, 2 सबसे आगे, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सबसे आगे हो गया, मतलब 2 नंबर वाला। उसके बाद 3 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री वाला 3 नंबर पे, तो 3 उसके बाद, और 1 उससे कम होता है सबसे, तो 1 सबसे, ठीक है। ऐसे फिर अगला देखते हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कोई अमोनिया नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एरोमेटिक अमाइन है, ये एरोमेटिक नहीं है, और बाकी ये तो अपने नॉर्मल है, ठीक है। तो जो एरोमेटिक है उसको सबसे पीछे डाल दो, 4 सबसे पीछे हो गया। फिर आगे आपका अगर किसी एलिफेटिक में एरोमेटिक ग्रुप दिख रहा है तो उसमें उसको आपको पीछे रखना है। तो इसमें आपको एरोमेटिक ग्रुप दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नाइट्रोजन पे लोन पर कम करेगा, तो 5 पीछे हो गया। उसके बाद जो बचे हुए हैं उसमें आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, और मिथाइल का ट्रेंड अलग होता है, ठीक है। इथाइल का आपको याद है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, लेकिन मिथाइल का है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया था। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2 डिग्री कौन सा है, ये था आपका 2 डिग्री, तो 2 नंबर वाला सबसे आगे। उसके बाद आपको दिख रहा है 1 डिग्री, ये था 1, तो 1 उसके पीछे, और 3 डिग्री वाला ये था 3 उसके। इस हिसाब से आपने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको एक्जैक्ट बता दिया कैसे आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ये फॉलोइंग एसिड बेस्ड रिएक्शन करके दिखाओ। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन मैंने बोला था सीधे सीधे आपको जो भी एसिड है उसको पूरा का पूरा जोड़ देना है। तो यहाँ NH2 है, H यहाँ से आ जाएगा, तो NH3 और Cl नेगेटिव। तो आपका पहला प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम है, देखो यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। सेम फिर इस रिएक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पे C2H5 3N और HCl है, तो H को सीधे यहाँ पे कोई भी H नहीं है, तो H और Cl पूरा जुड़ जाएगा, तो आपका ऐसा दिखेगा NHCl नेगेटिव। और इसका नाम क्या होगा, देखो 3 इथाइल ग्रुप है, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसा नाम आपको लिखना है और ऐसे आपको प्रोडक्ट बताना है एसिड बेस्ड रिएक्शन अगर करवाना होगा तो। उसके बाद एक ये रिएक्शन दिया है जिसमें एनिलीन का रिएक्शन करवाया गया है CH3I, मतलब मिथाइल आयोडाइड आपका एक्सेस। मैंने आपको बताया था कि अगर एमाइन एक्सेस में दिया गया है, ठीक है, तो उस केस में आप एक ही बार एल्काइलेशन कराओगे। लेकिन अगर एल्काइल आयोडाइड आपका एक्सेस में दिया है तो उस केस में आप एंड तक ले जाओगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो बनता था वहाँ तक ले जाओगे। तो अगर इसमें देखोगे तो CH3I एक्सेस मतलब सारे के सारे H रिप्लेस कर दोगे, उस पर जो लोन पे है उसको भी रिप्लेस करोगे, तो 3 बार आपका CH3 लग जाएगा और N पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और आपको पता है कि यहाँ पे I नेगेटिव भी लगेगा। यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट अगर आपको याद है तो हेलोजन भी लगता था, तो प्लस यहाँ पे है, तो उसको बैलेंस करने के लिए I नेगेटिव यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि इसका फर्दर रिएक्शन करवाना है आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है यहाँ पे Na प्लस में रहेगा, CO3 2 नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, CO3 2 नेगेटिव के हिसाब से बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज था एक बार, तो अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसको 2 बार लेना होगा, तभी यहाँ पे +2 चार्ज होगा, है ना। तो उसको 2 बार लिया और यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव लिख दिया। तो ये इस तरीके से आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो इसको देख लेना, एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन आसान था, बेंजोलेशन रिएक्शन जो आपने की थी सेम वही रिएक्शन है, उसको देख लेना। यहाँ पे बोला था आइसोमर बनाओ, और फिर आइसोमर बनाओगे जब तो उसमें 1 डिग्री अमाइन होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री अमाइन होगा। पूछा था कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेगा, तो मैंने बताया था कि जो 1 डिग्री अमाइन होता है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता था, डायज़ोनियम सॉल्ट देता था, और मैंने बोलता वो डायज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते थे कि इनमें से कौन सा डायज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, तो 1 डिग्री अमाइन वाला जो प्राइमरी एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट जो होगा वो आपका अनस्टेबल होगा, और वही आपका नाइट्रोजन लिबरेट करता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा था, तो आपको इसमें आंसर देना। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लिबरेट नाइट्रोजन इजीली, तो आपको 1 डिग्री अमाइन चूज, ठीक है। सिंपल ये चीज़ याद रखो। अब चलते हैं आगे और डायज़ोनियम सॉल्ट वाला टॉपिक देखते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी सारे इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको बना के यहाँ से पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले डायज़ोनियम सॉल्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो डायज़ोनियम सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग RN2 + X नेगेटिव, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए आपको। तो जो R है
वो स्टैंड करता है यहाँ पे किसी एराइल ग्रुप के लिए। मैंने बोला था कि अगर सिर्फ आपको डायज़ोनियम सॉल्ट बोला गया है तो वो मान रहे हैं कि आपने वो एरोमेटिक अमाइन से बनाया, ठीक है। और अगर एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट है तो उसमें वो स्पेसिफाई कर देंगे कि ये एलिफेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट है, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे RN2X नेगेटिव लिखा है, बोला है सिर्फ डायज़ोनियम सॉल्ट है, तो आपको समझ जाना है कि ये R ग्रुप जो है वो एराइल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये जो N2+ है ये क्या है, तो ये N2+ जो है यही आपका डायज़ोनियम ग्रुप है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि N2+ क्या है, यहाँ पे डायज़ोनियम ग्रुप है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डायज़ोनियम ग्रुप इनमें से क्या है तो N2+, ठीक है, ऑप्शन टिक कर देना है। उसके बाद इनमें से कौन सा डायज़ोनियम सॉल्ट है, तो उसको जो भी आपका इस फॉर्म में होगा RN2+ X नेगेटिव, वो आपका डायज़ोनियम सॉल्ट है। X नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, तो आप सोचोगे हेलोजन होगा सर, तो हेलोजन तो होता ही है, साथ ही साथ HSO4 नेगेटिव भी हो सकता है और BF4 नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मान लो लिख के देते हैं कि डायज़ोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला है RN2+ X नेगेटिव, इनमें से कौन सा X नेगेटिव हो सकता है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई 3 ये होगा और एक अलग होगा, तो उसको आपको टिक कर देना है कि वो आपका नहीं हो सकता है। सॉरी, अगर आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है X की जगह, तो जो आपका इन चारों के अलावा लिखा होगा वही आपका नहीं हो सकता। तो हेलोजन हो सकते हैं, ClBr कुछ भी हो सकता है, HSO4 नेगेटिव हो सकता है, BF4 नेगेटिव भी हो सकता है इस X के जगह, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद इसको लिखते कैसे हैं, नाम कैसे लिखते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है C6H5N2Cl नेगेटिव, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप जिस हाइड्रोकार्बन के मेन पेरेंट चेन से बना होगा उसका नाम आपको लेना है। तो आपको पता है फिनाइल आपका बेंजीन से आता है, तो बेंजीन। उसके बाद आपको दिख रहा है N2+, इसको क्या बोलते हैं, डायज़ोनियम ग्रुप, तो बेंजीन डायज़ोनियम। आगे Cl नेगेटिव दिख रहा है, तो इसका पूरा नाम हो गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। सेम अगर इसका नाम आप लिखोगे तो ये भी हो गया बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम देना है। अब आते हैं हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे जो कि आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है। पहला पॉइंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस है वो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के डायज़ोनियम सॉल्ट के कंपैरिजन में अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए वो नाइट्रोजन वहाँ पे रिलीज कर रहे थे, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन भी देखा था। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो आपको ये डायरेक्टली या तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बोल दें या तो आपको बोलते हैं एल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट। तो दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि जो एल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट है वो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन से ही बने होंगे। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस के जो डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और क्यों हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं N2 रिलीज करना। उसके बाद जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हैं वो उसके मुकाबले, मतलब कि एलिफेटिक अमाइंस के डायज़ोनियम सॉल्ट के मुकाबले स्टेबल होते हैं। लेकिन स्टेबल अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल सके आपको उतना स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल उसके मुकाबले है लेकिन उतना स्टेबल नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल रहता है और लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। तो ये आपका ऑलरेडी शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2022 में मेरे वाले नीट में आया था ये क्वेश्चन कि जो आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस है वो लो टेम्परेचर में स्पेसिफिकली 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल होता है। तो ये सही एसर्शन था। इसमें मैं सोचा था कि कैसे पूछा है, क्या फैक्चुअल पूछ दिया, तो फैक्चुअल नहीं पूछा है, बेसिक कंसेप्ट है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, ठीक है, हाई पे स्टेबल नहीं होता है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रिएक्शन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे एमाइन से एरोमेटिक अमाइन से हमने डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया था। तो ये जो रिएक्शन होता है जिसमें प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं उसको हम लोग डाईएज़ोटाइजेशन बोलते हैं। तो पहला ये चीज़ आपको बताना चाहिए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो उसमें आपको ये रिएक्शन दिखेगा जिसमें एरोमेटिक अमाइन से डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है या फिर ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है तो ये सही स्टेटमेंट है कि डायज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होने के कारण उसको स्टोर नहीं करते हम लोग, उसको बनाते हैं और उसको फर्दर उसका हम लोग, मैंने बताया था कि उसको हम लोग मेनली इंटरमीडिएट के लिए यूज़ करते हैं, फिनॉल बनाने के लिए या फिर कोई दूसरे ग्रुप्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए डायज़ोनियम सॉल्ट को स्टोर नहीं किया जाता, उसको बनाते हैं और यूज़ कर लिया जाता है आगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो सही चीज़। तो अब हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसको अच्छे से याद करना। सबसे पहला पॉइंट अभी आपने देखा था, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाया था। तो ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होता है, सबसे पहले ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आ सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये ऑब्वियसली एक सॉल्ट जैसा प्रोडक्ट है तो इजिली वाटर में सॉल्युबल होगा। ऐसे याद रख सकते हो कि सॉल्ट बन रहा है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है आपका, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है क्योंकि सॉल्ट है तो सॉल्ट आपको पता है वाटर में सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते। और कोल्ड में स्टेबल है, ठीक है। मैंने बताया था कि ये जो है ज़्यादा हाई टेम्परेचर दोगे तो स्टेबल नहीं रहता है, 273 278 मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है तो कोल्ड ही हुआ, तो कोल्ड में स्टेबल रहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर हल्का सा राइज करोगे, आपको अगर याद है हमने जब डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन वार्म वाटर के साथ करवाया था, हल्का सा गर्म पानी लिया था तो वहाँ पे वो फिनॉल बन जाता था, मतलब रिएक्टिविटी दिखाता था। तो स्टेबल तो है कोल्ड में, लेकिन अगर हल्का सा भी हम लोग हीट लेंगे, वही चीज़ दिखती है, रिएक्ट विथ वाटर व्हेन वार्म्ड, ठीक है। अगर हम लोग वार्म वाटर लेते हैं तो रिएक्शन दिखाता है। तो 4 स्टेटमेंट आपने यहाँ पे देख लिया। पहला कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा, वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि सॉल्ट है। तीसरा, कोल्ड में स्टेबल है लेकिन वार्म वाटर के साथ रिएक्टिविटी दिखाता है। अब इसका उल्टा है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। फ्लोरोबोरेट मतलब कि Cl नेगेटिव की जगह यहाँ पे अगर BF4 होता, मैंने बताया था कि X की जगह आपका BF4 भी हो सकता है ना, तो अगर वो होगा तो उसको बोलोगे आप बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट।
ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो है तो अभी ये भी सॉल्ट ही, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये ध्यान देना है कैसे वो डिफरेंशिएट कर रहा है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से। तो ये आपका वाटर इनसॉल्युबल है और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, मतलब देख रहे हो वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल था, लेकिन रूम टेम्परेचर आपका 28 डिग्री सेल्सियस होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ तक वो स्टेबल है। इस तरीके से बेंजीन डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट आपके बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड से डिफर करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हैं, इजीली क्वेश्चन बना के दे सकते हैं आपको। अब आते हैं हम लोग इसके रिएक्शन वाले पार्ट पे, और डाइसोनियम सॉल्ट के मेनली 2 रिएक्शन हम लोग को देखने हैं। एक जिसमें नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब नाइट्रोजन हटा के हम लोग कुछ लगाएंगे उसके जगह, और दूसरा जिसमें का डाइएजो ग्रुप है वो आपका पूरा का पूरा रिटेन रहता है, वो हटता नहीं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये रिएक्शन दिखता क्यों है जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है इजीली, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाइसोनियम ग्रुप है N2+ वाला ग्रुप है वो काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और निकल के N2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है। और यही निकलता है, इसी के जगह क्या क्या आता है, Cl नेगेटिव आ सकता है, Br नेगेटिव आ सकता है, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, सब ये सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, अलग अलग आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये रिएक्टिविटी इतना अच्छा क्यों दिखा पा रहा है, क्योंकि जो डाइसोनियम ग्रुप है अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपको याद होना चाहिए, और वो N2 गैस के फॉर्म में निकल के एस्केप हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। अब सारे रिएक्शन सेम एक ही जैसे हैं, हम लोग को बस आना चाहिए कि कैसे उसको डिस्प्लेस करना है। तो अगर मैं रिएक्शन को अभी खोलता हूँ तो आपको पहला दिखता है डाइसोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं Cu2Cl2 HCl के प्रेजेंस में, या फिर Cu2Br2 HBr के प्रेजेंस में, और CuCN KCN के प्रेजेंस में। तो आपको देखते ही याद पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इस डाइसोनियम ग्रुप को पूरा का पूरा हटाना है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको देखते पता चल जाएगा कि क्या रिप्लेस होने वाला है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे Cl रहेगा, इस वाले में Br लग जाएगा हट के, और यहाँ पे Cn लग जाएगा। तो आपको बस वही करना है। तो यहाँ पे आपको बन गया ArCl, यहाँ बन गया आपका ArBr, और यहाँ पे बन गया आपका ArCN। AR यहाँ पे आपका जो आपका एराइल ग्रुप है वो है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन का नाम, ये जो आपने तीनों रिएक्शन किया, इस तीनों रिएक्शन का नाम होता है सेंड मेयर्स रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन में खासियत क्या है कि इसमें जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब नीचे आओगे तो नीचे भी ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन, बस फर्क क्या है, यहाँ पे Cu2Cl2 HCl था, यहाँ पे कॉपर HCl है। तो Cu2Cl2 HCl और कॉपर HCl में क्या फर्क है, Cu2Cl2 में यहाँ पे कॉपर +1 ऑक्सीजन स्टेट में, लेकिन यहाँ पे 0 में। जो +1 ऑक्सीजन स्टेट वाला है उस रिएक्शन को आपने बोला सेंड मेयर रिएक्शन, और जो 0 वाला है उसको आपने बोला गेटरमैन रिएक्शन। बाकी दोनों में प्रोडक्ट आपको ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेम वही चीज़, कॉपर HCl है, तो यहाँ पे भी आप Cl हटाओगे, कॉपर तो हटाओगे नहीं, तो Ar N2 ये हटा दिया आपने, और यहाँ पे लग गया Cl। इसमें आपका Br है तो Br लग जाएगा, ArBr। ठीक है, इसमें भी आपका नाइट्रोजन गैस निकलता है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपका एक CuX बनता है, मतलब Cl बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे CuBr बन जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ खोल के, तो NCERT में देखोगे तो जब कॉपर 1 आयन प्रेजेंट है उस केस में सेंड मेयर रिएक्शन बोल रहे हो। तो सेंड मेयर रिएक्शन को आपको याद रखना है कि जैसे ये रिएजेंट दिखे जहाँ पे Cu2Cl2 HCl हो, या फिर कॉपर 1 आयन है, मतलब कि कॉपर 1 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो वो आपका सेंड मेयर रिएक्शन है। इसमें आपका करना क्या है तो मैंने बता दिया, करना दोनों में सेम ही चीज़ है, बस फर्क क्या है कि इसमें भी नाइट्रोजन निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है, लेकिन इसमें कोई भी कॉपर हैलाइड नहीं बन रहा था, यहाँ पे बन रहा है CuX। ठीक है, इसमें इस कॉपर 1 ऑक्सीजन स्टेट में, यहाँ पे कॉपर 0 में, कॉपर पाउडर यूज़ होता है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा बेटर होता है सेंड मेयर और गेटरमैन में, तो ऑब्वियसली गेटरमैन किसको पसंद होगा, सेंड मेयर ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो गटर का आदमी नहीं पसंद है किसी को। ठीक है, सेंड मेयर ज़्यादा अच्छा रिएक्शन दिखाता है क्योंकि बेटर यील्ड है। आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें हमने क्लोरीन ब्रोमीन तो लगा दिया था एराइल ग्रुप में, लेकिन हम यहाँ आयोडीन हमने नहीं लगाया था। तो आयोडीन जो है ईजिली नहीं लग पाता है, इसलिए हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, Ki के साथ रिएक्शन करवाने के बाद लगाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो अगर रिएक्शन कॉपी में अगर जाओगे तो इसमें सेम डाइसोनियम सॉल्ट का रिएक्शन Ki के साथ हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो इसमें ये पूरा ग्रुप हटा के आयोडीन लगा दोगे, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखो यहाँ पे वही हुआ है, आयोडीन लग गया। अगला रिएक्शन देखो, अगले रिएक्शन में क्या है, HbF4 के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो HbF4 क्या है, HbF4 आपका है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो अगर फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले समझ जाना कि यहाँ पे क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे डाइसोनियम सॉल्ट चेंज होगा। ठीक है, जहाँ पे डाइसोनियम क्लोराइड था पहले, अब डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा, जिसको जब आप हीट करोगे उसके बाद यहाँ पे ये अपना जो F था, मतलब फ्लोरीन था, वो आपका लगेगा एराइल ग्रुप और आपका एराइल फ्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे होता है ये रिएक्शन। अगर आपका HbF4 के साथ रिएक्शन है, सबसे पहले डाइसोनियम क्लोराइड जो है वो चेंज हो जाएगा आपका फ्लोरोबोरेट में, और उसके बाद जब आप उसको हीट करोगे तो BF3 निकल जाएगा और आपका एराइल फ्लोराइड बन जाएगा, Ar के साथ F लग। तो अगर एराइल ग्रुप में आपको फ्लोरीन जोड़ना है या आयोडीन जोड़ना है तो उसके लिए आप सेंड मेयर रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन यूज़ नहीं करते। ये आप आपको ध्यान देना है। सेंड मेयर रिएक्शन में और गेटरमैन रिएक्शन में आपने Cl और Br जोड़ा था। ठीक है, तो किसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कंसेप्ट लगाना है कि सेंड मेयर और गेटरमैन में आपने Cl और Br जोड़ा था। फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो उसमें पहले डाइसोनियम फ्लोरोबोरेट बन रहा है, और उसके बाद उसको जब हीट करो तो अब आपका एराइल फ्लोराइड आपको मिल रहा है।
आयोडीन लगाने के लिए आप इसमें पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करते हो, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एराइल ग्रुप में फ्लोरीन जोड़ना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे, तो आप फ्लोरोबोरिक एसिड यूज़ करो, लेकिन अगर आयोडीन जोड़ना है तो आप पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करो। अब चलते हैं आगे, और ये वाला इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, 26 देखना है। इसमें आपको दिख रहा है डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब अपना डाइजोनियम क्लोराइड दिख रहा है। इसमें रिएक्शन हुआ है H3PO2 और H2 के साथ। अब दिमाग में क्या आएगा आपके कि आपने देख लिया H2, बहुतों के दिमाग में है कि H2 है, अरे इसमें क्या करते थे N2+ Cl नेगेटिव हटाते थे, OH लगाते थे तो फिनॉल बनेगा। लेकिन ध्यान रखो कि जब तक आपका सिर्फ H2O ना लिखा हो और वार्म ना लिखा हो तब तक फिनॉल नहीं बना। इसमें आपका साथ में H3PO2 है, जो कि जिसका नाम क्या होता है, फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, ये है। तो ये कैसा एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, N2+ Cl नेगेटिव हटाओगे, रिडक्शन कैसे करते हो, H जोड़ के, तो यहाँ पे H जुड़ता है। तो अगर आपको H3PO2 और H2O दिख रहा है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि रिडक्शन ही करवाना है और मुझे H जोड़ना है। क्यों, क्योंकि H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑब्वियसली एसिड है, H देगा, इतना तो दिमाग में रहेगा ही आपके। और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो H जोड़ना है आपका, तो यहाँ पे बन जाता है आपका AR, ठीक है। तो सिर्फ बेंजीन आपका मिल जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि जो हाइपोफॉस्फोरस या फिर फॉस्फेनिक एसिड है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ ही साथ अगर इथेनॉल दिया है वो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको सेम ही रिएक्शन करना है, चाहे आपको हाइपोफॉस्फोरस एसिड दिया हो या फिर इथेनॉल दिया हो, इसमें भी ये पूरा हट के H लगेगा, ठीक है, और बेंजीन बन जाएगा। तो ये देख लो। और क्योंकि इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो आपको पता है इथेनॉल OH है, एल्कोहल ऑक्साइड होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंसेप्ट है बेसिक, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है काफी। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है ऑक्साइड होकर, तो क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो इसको तो रिड्यूस कर दिया H लगा के, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये दोनों ही रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली। इथेनॉल हो या फिर H3PO2 हो, दोनों ही माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, अच्छे से याद रखो इसको। बाकी ऐसे भी देख सकते हो कि इथेनॉल जो है एसिडिक नेचर दिखाता है, H निकालेगा, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड तो है ही एसिड, H देगा, तो H देगा तो रिड्यूस ही करवाएगा सामने वाले को। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है। बस मैंने इसमें कन्फ्यूजन एक बता दिया था कि H2 देख के आपके दिमाग में आ सकता है कि OH लगा दो, तो OH तब तक नहीं लगाना है जब तक वार्म ना लिखा हो या फिर सिर्फ और सिर्फ H2O ना हो, ठीक है। जैसा कि आप अगला रिएक्शन अगर देखते हो, ये कर लिया हमने, ये देखो इसमें सिर्फ H2 है, तो इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसमें H3PO2 भी था, इसमें H3PO2 नहीं है, सिर्फ वाटर है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पूरे को हटा के OH लगा दोगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ लग जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखो दिख रहा है कि 283 केल्विन में यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाता है और फिनॉल बन जाता है। अब आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है कि HbF4 के साथ फिर से रिएक्शन है। तो जहाँ अभी हमने ऊपर जब देखा था HbF4 के साथ रिएक्शन, तो पहले स्टेप में क्या हुआ था, Cl नेगेटिव हट के BF4 नेगेटिव लग गया था। तो सेम वही चीज़ होगा यहाँ पे भी, Cl नेगेटिव हट के पहले स्टेप में BF4 नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है, N2BF4 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अगर आप NaNO2 और कॉपर हीट के साथ रिएक्शन कराते हो तो NaNO2 क्या देगा, NO2 ग्रुप देगा। तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा ग्रुप हटा के आपको NO2 लगा देना है। तो देखो वही बन गया, पूरा का पूरा ग्रुप हटा दिया, NO2 लगा दिया, और साथ साथ N2 तो निकलेगा ही। तो इस तरीके से आपको आंसर बनाना। तो ये वाला रिएक्शन एक अच्छा था, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया, तो इसको ध्यान देना। अगर कभी लिख के आता है HbF4 पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में NaNO2 कॉपर हीट, समझ जाना है NO2 लगाना है आपको, ये पूरा का पूरा ग्रुप हटा के। आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन। अभी तक हमने कौन सा रिएक्शन देखा था, जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे जिसमें डाइएजो ग्रुप का रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जो रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप है उसको हम लोग क्या रिएक्शन बोलते हैं, तो उसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कपलिंग रिएक्शन में इनमें से क्या होता है, ऑप्शन में एक हो जाएगा रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप और एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको टिक करना है कि कपलिंग रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप होता है। पहला क्वेश्चन बता दिया मैंने। अब कपलिंग रिएक्शन में कैसा प्रोडक्ट मिलता है, तो आपको एजो प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो जैसे यहाँ पे नाम देख सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा एमाइनो एजोबेंजीन, तो एजो प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो एजो प्रोडक्ट होता है इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम होता है। मतलब इसमें जो कंजुगेशन अगर आप देखोगे, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब पूरे कंपाउंड में जो आपका कंजुगेशन फैला हुआ है। तो वही लिखा है कि एक्सटेंडेड कंजुगेट सिस्टम देखने को मिलता है एजो प्रोडक्ट के अंदर। तो सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपने देख लिया। दूसरा आपको देखना है कि एजो प्रोडक्ट में जो एरोमेटिक रिंग्स होते हैं वो किससे जॉइंट होता है, तो एन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे ये एरोमेटिक रिंग एन डबल बॉन्ड एन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है एजो प्रोडक्ट के बारे में। तो ये अभी जो स्टेटमेंट देख रहे हो तो ये ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कपलिंग रिएक्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एजो प्रोडक्ट्स, ठीक है। या फिर किसी एक का नाम लिख के दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन के लिए पहला ट्रू है कि कंजुगेट सिस्टम पूरे रिंग में एक्सटेंडेड है। एरोमेटिक रिंग्स इसमें एन डबल बॉन्ड एन से जुड़े होते हैं। ये
कलर्ड होते हैं और कलर्ड है तो डाइज के फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। डाई क्या होता है, अलग अलग कलर के डाई होते हैं, तो यहाँ पे ऑरेंज डाई है, येलो डाई है, ठीक है, तो कलर्ड होते हैं। तो तीन चीज़ आपने क्या देख ली, कंजुगेट सिस्टम जो है पूरे उसमें एक्सटेंडेड है, पूरे कंपाउंड में, एंड डबल बॉन्ड एंड से जुड़े रहते हैं इसमें एरोमेटिक रिंग। तीसरा आपने देखा कि कलर्ड है तो डाइज के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। चौथा, ये कपलिंग रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। 4 पॉइंट्स एकदम रट लो, स्टेटमेंट पे आएगा और आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से याद करके रखो। डाइज और कलर वाला पॉइंट्स तो याद रखेगा, एजो पॉइंट्स, एजो वाले से आपको एन डबल बॉन्ड एन भी याद रहेगा, और कंजुगेटेड सिस्टम भी आपको स्ट्रक्चर से याद रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद रखो। इसमें रिएक्शन कैसे करवाते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो इसमें ये ध्यान रखो कि इसमें जो कपलिंग करवाएंगे हम लोग पैरा पोजिशन पर करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें सबसे आसान से आपको देखो सिमेट्री दिखेगा, बाकी और कहीं कराओगे तो सिमेट्री नहीं दिखेगा। तो ऐसे याद रख सकते हो कि पैरा पोजिशन पर हम लोग को कपलिंग करवाना पड़ता है। कैसे कराएंगे, देखो सिंपल, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे पैरा पोजिशन पे एच दिख रहा है, ठीक है, ये आपका फिनॉल है ना, फिनॉल है तो OH यहाँ पे, तो पैरा पोजिशन इसका ये हो गया। तो यहाँ से आपको एक ही H होगा, एक H निकालना है, N2Cl नेगेटिव होगा, तो यहाँ से आपको ये Cl नेगेटिव निकालना है, मतलब इस पूरे ग्रुप को हटाओ, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N लगा दो और यहाँ से H हटा दो, ठीक है। तो ये आपका बन गया N डबल बॉन्ड N से इस ग्रुप को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, दिख रहा है ना, इस ग्रुप को इसके साथ जोड़ दिया और ये H यहाँ से हटा दिया, यहाँ से N2Cl नेगेटिव हटा दिया, और जोड़ा कैसे है, एजो वाले ग्रुप से। एजो ग्रुप क्या है, N डबल बॉन्ड N ग्रुप। इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा पे हाइड्रोक्सी एजो ग्रुप और ये रहा बेंजीन, ठीक है, ये आपको लगाना है। सेम इसमें भी, ठीक है, इसमें फिनॉल था, इसमें एनिलीन है, सेम पैरा पोजिशन पे H हटाया, ये हटाया, एजो ग्रुप से जोड़ दिया। इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि जो ऊपर आपने बनाया था हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन जो है वो आपका ऑरेंज डाई होता है, और जो आपका एमाइनो एजो बेंजीन है वो येलो डाई होता है। तो इसको आप नाम से भी याद रख सकते हो, अगर आप बोलोगे 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। एमाइनो येलो, थोड़ा सा बोलने में भी सेम सेम लग रहा है, तो एमाइनो येलो और हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन ऑरेंज होता है। तो कोई एक याद रखो, एक ऑरेंज है एक येलो है, इस तरीके से आप याद कर लेना। आगे चलते हैं, आखिरी कुछ लाइन्स हैं वो देख लेते हैं। अब देखो, अगर मैं यूज़ की बात करूँ कि डायज़ोनियम सॉल्ट का मेन यूज़ क्या है, तो मेन यूज़ आपने देखा कि अच्छा इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। पहले बन जाता है, उसके बाद हम लोग इसको यूज़ करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, फिनॉल बनाने के लिए, या फिर आपने देखा नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए, साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो वही यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो एराइल फ्लोराइड्स होते हैं या आयोडाइड्स होते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्टली हेलोजिनेशन नहीं करवा सकते। मतलब कि जो अगर मेरे को फिनाइल इसमें बेंजीन में F जोड़ना है तो मैं डायरेक्टली नहीं जोड़ सकता हूँ, ठीक है, मतलब डायरेक्टली मैं हेलोजिनेशन नहीं करवा सकता हूँ, या डायरेक्टली आयोडीन नहीं जोड़ सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली उसमें साइनो ग्रुप नहीं जोड़ सकता हूँ। तो ये करवाने के लिए मुझे क्या करना होता है, पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। क्यों नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ साइनो ग्रुप के बारे में, तो अगर मुझे मान लो साइनो ग्रुप लगाना है क्लोरोबेंजीन को रिप्लेस करके, मतलब यहाँ पे मेरे पास बेंजीन पे Cl लगा हुआ है और मेरे को इसको मान लो केसिन के साथ रिएक्शन करवाना है, तो यहाँ पे Cl हटा के Cn लगाऊंगा मैं, लेकिन मुझे पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और हेलो अरेंज जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो ऐसे में अगर मुझे CN ग्रुप सही में इंट्रोड्यूस करवाना है तो मेरे को सैंडमे रिएक्शन के थ्रू जाना होगा, और सैंडमे रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो वही चीज़ लिख रही, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है, अगर मुझे क्लोरीन से रिप्लेस करके साइनो ग्रुप लगाना है तो उस केस में मैं पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बना के फिर ये बनाता हूँ। तो डायज़ोनियम सॉल्ट का मेन यूज़ है ऐसे रिएक्शंस जिसमें हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकते हैं और प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, उसमें ये अच्छा एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऐसे सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक प्रोडक्ट जो कि इजीली नहीं बन सकते हैं, उसमें हम लोग पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन करवा के उसको बना लेते। तो मेन यूज़ डायज़ोनियम सॉल्ट का ये है, आपको ध्यान रखना है कि अच्छा इंटरमीडिएट की तरह काम करता है और ऐसे सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक कंपाउंड जो इजीली नहीं बन सकते हैं उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे Br2 के साथ रिएक्शन है, मतलब हेलोजिनेशन हम लोग यहाँ पे करवा दें, तो कहाँ लगाओगे, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा ग्रुप लगाओ। तो ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा पे लगाना चाहेगा, या तो यहाँ या तो यहाँ, और ये आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे लगाना चाहेगा। तो पैरा तो ऑलरेडी फील्ड है तो इसका तो भूल जाओ, तो दोनों ही आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रही कि ऑर्थो पे लगाना है, तो आप सबसे पहले Br को ऑर्थो पे लगा दोगे, तो ये बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद SnHCl के साथ रिएक्शन है, आपको पता है ये क्या करता है, रिडक्शन करवाता है। NO2 में आपको दिख रहा है O है, O को रिड्यूस मैंने बताया था, O हटाओगे H लगाओगे तो 2 O हट जाएगा, H लग जाएगा, तो आपका यहाँ एमाइन बन जाएगा। तो देखो वही हुआ होगा, NO2 से NH2 हो गया। फिर इसका रिएक्शन करवा दो NaNO2 HCl के साथ, क्या कौन सा रिएक्शन है जिसमें डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है, तो NH2 हट के N2 + Cl नेगेटिव लग जाएगा, वही हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका रिएक्शन करवा दो H2H3PO2 के साथ। अब कन्फ्यूजन क्या आएगा बहुतों को कि यहाँ OH लगा देते हैं क्योंकि H2 है, लेकिन मैंने बताया था यहाँ H3PO2 है, तो मतलब यहाँ पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कैसे होगा, N2Cl हट के H लग जाएगा, तो आपका सीधे उसको हटा दो। ठीक है, N2Cl हट के यहाँ पे H लग। उसके बाद इसका रिएक्शन होता है KMnO4 OH नेगेटिव,
तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, ये कौन सा है, KMnO4 KOH के साथ रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता था, इसमें CH3 पूरा का पूरा हट के COOH बन जाता था। याद है, पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप हटाते थे, COOH लगा देते। तो वही आपको यहाँ पे करना था, COH। ठीक है, क्यों, इसके पास यहाँ पे H था, बेंजाइलिक H। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप करना है, जो आपने रिएक्शंस करे हैं ना वही सेम चीज़ आना है। बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, रिएजेंट याद होना चाहिए, और इस हिसाब से आपका यहाँ पे जितने भी रिएक्शन था मैंने सारे करवा दिए। अब आपको बस रिविजन करना है। इस वीडियोस को 2-3 बार देखोगे, जो मैंने करवाया है एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको बैठ के खुद। ये प्लेलिस्ट मेरे को लगता है मुश्किल से 2 दिन की प्लेलिस्ट होगी। कोई अगर 2 दिन बैठ जाएगा 8-8 घंटे, तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख जाएगा। उसके बाद उसको खुद से रिवाइज करना। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको सिर्फ ये वीडियो देख के रिवाइज करना है, क्योंकि मैं खुद नहीं करता उस चीज़। ठीक है, मैं जो करता वही मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। बस है कि ये चीज़ आपको खुद समझ नहीं आती है। ये मैंने काफ़ी पढ़ने के बाद समझने के बाद देखा कि ऑर्गेनिक को इस तरीके से किया जा सकता है। वही चीज़ मैंने आपको इस सीरीज़ में आपको करवाया है कि ऑर्गेनिक को इसी तरीके से करते हैं, रिएक्शन के थ्रू कंसेप्ट पढ़ते हैं। 2-3 चीज़ है ऑर्गेनिक में। देखो, रिएक्शन है, आपको याद होना चाहिए, रिएजेंट अगर ये डाला है, ये रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, ये इससे आपके सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। उसके अलावा उस रिएक्शन का कौन सा नाम है, कौन से टाइप का रिएक्शन है, उसमें क्या कोई एक्सेप्शन है, क्या वो कोई एक टेस्ट है, उसमें क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स है। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए रिएक्शन के थ्रू। जिस तरीके से मैंने रिवाइज करवाया है, एक्टिव रिकॉल करते हुए कि रिएक्शन कॉपी देखा, अपने रिएक्शन में पहले प्रोडक्ट बनाया, फिर सोचा कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है, वही उसी तरीके से आपको रिवाइज करते हुए जाना है। और अगर ऐसे करोगे तो मैंने अपने नीट के लास्ट दिन से पहले 1.5 घंटे में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज की थी। ठीक है, जो आखिरी दिन था। तो इसी तरीके से आप भी 1.5 घंटे में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज करके जा पाओगे। ठीक है, और ये करने के लिए आपको 15 दिन का रिविजन चाहिए। जैसे मैंने इसमें रिवाइज किया है, आप आज से स्टार्ट करोगे, लगातार 15 दिन रिवाइज करने जब बैठोगे तो 15वें दिन आप 1.5 घंटे में ऑर्गेनिक रिवाइज करना स्टार्ट कर चुके होगे। तो पढ़ो अब, और जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो। ठीक है, यही तरीका है ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने का। तो चलो बाय। इसके अलावा आपको बस कुछ नहीं करना है, PYQ सॉल्व कर लेना है और टेस्ट देना है, काफ़ी है। और कुछ आपको नहीं करना है। इंटरेक्शन मैंने करवा दिया। अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक्सरसाइज कर लेना बस। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब टेक केयर, बाय मॉलिक्यूल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।